Hello students, welcome you again in chemistry class, and this is the second video of surface chemistry. In previous video we have already studied up to promoter and Poisson, and in this video we will cover the next topic, that is homogeneous and heterogeneous catalysis and so on. Okay, so let us start. चलिए देखते हैं. तो if we talk about homogeneous catalysis, देखिए होमोजीनियस जैसा हमें टर्म से पता है कि होमोजीनियस क्या होता है कि अगर हमारे पास में जो कैटलिस्ट है और जो रिएक्टेंट्स हैं, अगर दोनों की फिजिकल स्टेट सेम है, ठीक है, तो उस कंडीशन में होने वाले कैटालिसिस जो प्रोसेस है उसे आप होमोजीनियस कहते हैं. चलिए इसको एक बार रीड आउट और कर देते हैं हम. ठीक है, when the reactant and the catalyst are in the same phase, अगर आपके पास रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों की फेज जो है वो सेम हो, ठीक है, दोनों की फेज जो है वो सेम हो, ध्यान रखें फेज जो है वो सेम हो, ठीक है, लिक्विड हो या गैस हो, द प्रोसेस इज सेड टू बी होमोजीनियस. तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं. अब यहाँ कुछ इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं. लेट अस सी द एग्जाम्पल्स. लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल, जिसमें हम सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन देख रहे हैं. तो इन दिस केस यू कैन सी सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, these are the reactant. Okay, so they are in gaseous state, while NO2, if we see NO2, this is also in gaseous state, and even the product is also in a gaseous state. So this reaction is an example of homogeneous catalysis. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट इज कैटलाइज्ड बाय H+ आयन फर्निश्ड बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास एसिटिक एसिड जो है इट इज़ इन लिक्विड स्टेट, वाटर इज आल्सो इन लिक्विड स्टेट, एंड वी हैव यूज्ड HCl एज ए कैटलिस्ट, इट इज़ आल्सो इन लिक्विड स्टेट. और इफ ऑल थ्री कंपोनेंट्स आर इन लिक्विड स्टेट, सो इन दैट केस वी कैन से द reaction is homogeneous catalysis. Okay, so I think homogeneous catalysis is clear. Let's see one more example. Hydrolysis of sugar catalyzed by H+ ion. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम सॉल्यूशन लेते हैं, एक्वस फॉर्म में है, वाटर लिक्विड फॉर्म में है, और H2SO4 भी लिक्विड फॉर्म में है. सो ऑल थ्री कंपोनेंट्स आर इन लिक्विड स्टेट, while even the product which is fructose and glucose, they are also in liquid state or in a aqueous form. So in that case this process is example of homogeneous catalysis. Okay, तो ध्यान रखें फेज सेम होना चाहिए इसके अंदर ना, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का अगर फेज सेम है, in that case we can say it is homogeneous catalysis. Now let's see the next example, heterogeneous catalysis. अब heterogeneous catalysis में क्या होगा? Catalytic process in which the reactant and the catalyst, ठीक है, ध्यान रखना, reactant and the catalyst are in different phase, known as heterogeneous catalysis. इनकी phases different मिलेंगी. कुछ example अगर हम देखते हैं तो देखिए first example, oxidation of sulfur dioxide into sulfur trioxide in presence of platinum. प्लैटिनम की प्रेजेंस में अगर आप ऑक्सीडेशन कराते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का, तो इसमें आप देख सकते हैं कि प्लैटिनम जो है इट इज़ इन सॉलिड स्टेट, वाइल सल्फर डाइऑक्साइड इज़ इन गैसेस स्टेट. तो यहाँ पर ये प्रोसेस जो है प्लैटिनम के सरफेस पर हो रहा है, तो यहाँ इनकी जो फेज है वो डिफरेंट है. सो दैट्स वाई इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड और आगे बढ़े. ओके, in next reaction you can see nitrogen and hydrogen, they are in gaseous state, while catalyst which is Fe, it is in solid state. This is Haber process. So Haber process is also example of heterogeneous catalysis. Okay, and the next one is ammonia and oxygen, okay, react with each other in presence of platinum. So platinum is in solid state, ammonia and oxygen is in gaseous state. So this is example of heterogeneous catalysis. Okay, and vegetable oil का example ले सकते हैं आप. तो vegetable oil हाइड्रोजिनेशन अगर हम कराते हैं निकल की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर ये भी हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का एग्जाम्पल है, क्योंकि निकल जो होगा आपके पास वो सॉलिड स्टेट में होगा. ओके, चलिए आगे चलते हैं.
सॉरी। अब इसके बाद देखिए आगे, अब बात करते हैं एड्जॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, कि ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस पर एड्जॉर्प्शन किस तरह से होता है, इसके लिए कौन कौन सी थ्योरी दी गई है, लेट अस सी। चलिए देखते हैं। दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स द मैकेनिज्म ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। The old theory known as adsorption theory of catalysis was that, इसके अंदर पहली जो अपन बात कर रहे हैं ओल्ड थ्योरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ओल्ड थ्योरी जो एड्जॉर्प्शन थ्योरी है कैटालिसिस की, ओके, was that the reactant in gaseous state और in solution। सबसे पहले क्या होता है इसके अंदर फर्स्ट में कि जो रिएक्टेंट होते हैं वो गैसेस स्टेट में या सॉल्यूशन में ये एड्जॉर्ब हो जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट, ठीक है, सॉलिड कैटलिस्ट के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाएंगे। द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑन द सरफेस इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना बेटा, बिल्कुल सिंपल टर्म है। देखिए ओल्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या होगा, जो रिएक्टेंट है वो कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर धीरे 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 वहाँ पर कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे और धीरे धीरे उनकी जो कंसंट्रेशन है वो रिएक्टेंट के सरफेस के ऊपर बढ़ने लग जाएगी और उनका एड्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा, वो सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब जो एड्जॉर्प्शन प्रोसेस है, ठीक है, वी नो दैट एड्जॉर्प्शन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। एड्जॉर्प्शन प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो जो हीट बाहर निकल रही है, जो हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है यहाँ पर इज़ यूटिलाइज इन एनहांसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये जो हीट बाहर निकलेगी ये रेट ऑफ रिएक्शन को और ज़्यादा बढ़ा देगी, ठीक है। एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या हुआ कि जो रिएक्टेंट के पार्टिकल्स हैं वो कैटलिस्ट के सरफेस पे आकर के अपनी कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करने लगे। जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे रिएक्टेंट जो है उनका एड्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा। अब ये जो एड्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस है ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और इस एक्सोथर्मिक प्रोसेस के अंदर हीट रिलीज़ होगी, ठीक है। और ये हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो रिलीज़ होगी वो रेट को और बढ़ाएगी, ठीक है ना, वो रेट को और इंक्रीज़ करेगी। कैटालाइटिक एक्शन कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन। अब दूसरी जो थ्योरी आती है, जैसे ये तो ओल्ड थ्योरी हो गई, ठीक है, ये तो फर्स्ट थ्योरी अपन ने यहाँ बात कर ली। अब अगर अपन बात करते हैं एक कैटालाइटिक थ्योरी और है इसकी सेकंड थ्योरी। कैटालाइटिक थ्योरी क्या है, कैटालाइटिक एक्शन कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ द इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन। हम इसको इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन की टर्म्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, कि इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है भाई, कैटलिस्ट जो होता है वो पहले जो रिएक्टेंट होते हैं उनके साथ इंटरमीडिएट बनाता है, फिर जिसकी स्टेबिलिटी कम होती है फिर उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके सरफेस से रिमूव कर देता है। अब हम बात करें जैसे मॉडर्न एड्जॉर्प्शन थ्योरी, ठीक है, ये थर्ड नंबर की थ्योरी हो गई अपनी मॉडर्न एड्जॉर्प्शन थ्योरी, जिसको अभी अपन पढ़ेंगे, ये नंबर थर्ड हो गया। चलिए नंबर 3, ठीक है। तो फर्स्ट तो अपन ने ओल्ड थ्योरी की बात की, फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो अपन ने बताया एड्जॉर्प्शन थ्योरी, इंटरमीडिएट थ्योरी, और अब थर्ड जो अपन देख रहे हैं यहाँ पर ये इनका कॉम्बिनेशन है दोनों का, ठीक है। यानी जो मॉडर्न थ्योरी है, मॉडर्न एड्जॉर्प्शन थ्योरी इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी एंड एड्जॉर्प्शन थ्योरी, दोनों को ऐड कर दिया गया है तो इस थ्योरी को बनाया है। और ये थ्योरी जो है बेटा ध्यान रखना, मॉडर्न एड्जॉर्प्शन थ्योरी, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसको बहुत अच्छी तरह से तैयार करें, ठीक है। तो अब ये थ्योरी क्या कहती है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर अपन देखते हैं, द कैटालाइटिक एक्टिविटी इज़ लोकलाइज्ड ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। ये जो कैटालाइटिक एक्टिविटीज़ होती है ये कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर होती है और इसमें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं ये अपन इसमें देखेंगे। देखिए लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन पता है बेटा आपको क्या होता है? डिफ्यूजन में जो रिएक्टेंट के पार्टिकल जो हैं वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर इनकी कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है। सेकंड, एड्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। पहले तो डिफ्यूजन होकर के और जो रिएक्टेंट है वो सरफेस के ऊपर आ गए और उसके बाद उनका एड्जॉर्प्शन स्टार्ट हो गया है। जो रिएक्टेंट के पार्टिकल्स हैं वो कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब होना स्टार्ट हो गए। ये आपका
सेकेंड पॉइंट हो गया, ठीक है। लेट्स सी द थर्ड पॉइंट, ऑकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द कैटलिस्ट सरफेस थ्रू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। फिर इंटरमीडिएट बनेगा। देखो यहाँ पर हमने उन दोनों थ्योरी को ऐड कर दिया। जैसे फर्स्ट थ्योरी जो हमने पढ़ी थी ओल्ड थ्योरी, उसमें क्या था कि सबसे पहले रिएक्टेंट के सरफेस के ऊपर एड्जॉर्प्शन होता है, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ती जाती है, तो यहाँ पर भी वही हो रहा है। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि जब वो कंसंट्रेशन वहाँ बढ़ेगी, एड्जॉर्प्शन से वो डिफ्यूजन से वहाँ पर इकट्ठे होंगे रिएक्टेंट के पार्टिकल्स, तो इंटरमीडिएट बनाएंगे, ठीक है ना। सरफेस के ऊपर किसकी फॉर्मेशन करेंगे? इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन करेंगे। ओके, तो यहाँ इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। उसके बाद क्या होगा? डिसॉर्प्शन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट फॉर्म द कैटलिस्ट सरफेस। उसके बाद इंटरमीडिएट बनने के बाद डिसॉर्प्शन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट, जैसे ही इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट बनेगा उसका डिसॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। डिसॉर्प्शन क्या होता है? रिएक्टेंट का सरफेस को छोड़ करके बाहर निकल जाना, ठीक है। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ और कैटलिस्ट के सरफेस को छोड़ के बाहर निकलने लग गया। एंड मेकिंग द सरफेस अवेलेबल मोर रिएक्शन टू ऑकर। अब ये बाकी और रिएक्टेंट को वापस से जुड़ने के लिए अवेलेबल कर देता है सरफेस को। अब डिफ्यूजन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस। अब क्या होगा कि जब बहुत सारे प्रोडक्ट बनने लग गए तो वो पहले तो डिसॉर्प्शन हुआ, डिसॉर्प्शन के बाद सरफेस से हटना भी तो ज़रूरी है, तो उसके बाद उनका डिफ्यूजन होगा। कहाँ से कहाँ? क्योंकि सरफेस पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो सरफेस पर से प्रोडक्ट जो है वो सीधा बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाएगा जहाँ उसकी कंसंट्रेशन कम है, जिसे हम क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन से हट जाएगा प्रोडक्ट। तो द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट अनलाइक द इनर पार्ट ऑफ द बल्ब हैज़ फ्री वैलेंसी which provide the seat for chemical force of attraction। इसके अलावा जो सरफेस होता है कैटलिस्ट का, इनर पार्ट से बिल्कुल डिफरेंट उसके ऊपर की तरफ फ्री वैलेंसीज होती हैं, ध्यान रखना, ठीक है। क्या होती है? फ्री वैलेंसीज होती हैं जो क्या करती हैं कि केमिकल फोर्स के लिए एक जगह उसको अट्रैक्शन के लिए प्रोवाइड करती हैं। तो व्हेन गैस कम्स इन कांटेक्ट विद द सरफेस, जब गैस के पार्टिकल जो है वो कांटेक्ट में आते हैं सरफेस के, इट्स मॉलिक्यूल आर हेल्ड अप देयर ड्यू टू लूज केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो वहाँ पर वो हेल्ड अप हो जाते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन से। एंड डिफरेंट मॉलिक्यूल आर एड्जॉर्ब्ड साइड बाय साइड, दे मे रिएक्ट विद ईच अदर रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स। दस formed molecule may evaporate leaving the surface of the fresh reactant molecules। So this theory explain why catalysts remain unchanged in mass, chemical composition at the end of the reaction, ठीक है। तो अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई। एक बार मैं हल्का सा वापस से इसको रिपीट कर देता हूँ, ये क्या बता रही है थ्योरी। देखिए इस थ्योरी के अंदर ये बताया गया है कि सबसे पहले डिफ्यूजन की हेल्प से रिएक्टेंट के पार्टिकल जो हैं वो कैटलिस्ट के सरफेस पे आएंगे। उसके बाद में धीरे धीरे उनका एड्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा। एड्जॉर्प्शन स्टार्ट होने के बाद में वो रिएक्टेंट के पार्टिकल कैटलिस्ट के साथ क्या बनाएंगे? इंटरमीडिएट बनाएंगे। इंटरमीडिएट बनने के बाद में वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट इंटरमीडिएट जो बनेगा आपके पास में, उसकी जो एफिनिटी है कैटलिस्ट के साथ में वो कंपैरेटिवली कम होती है, तो नेचुरल है कि वो सरफेस को छोड़ करके जाने लगेगा, ठीक है। तो सरफेस को छोड़ के जाने लगेगा, सरफेस को छोड़ के जाने लगेगा, और सरफेस को छोड़ के जैसे ही जाने लगेगा तो वैसे वैसे उसकी जो कंसंट्रेशन है जो सरफेस से और मतलब सरफेस पर ज़्यादा है, बाहर कम है, तो फिर उसके बाद में डिसॉर्प्शन स्टार्ट करेगा और सरफेस से बाहर निकल जाएगा। ओके, देन प्रोडक्ट जो है बनने के बाद में सरफेस को छोड़ना स्टार्ट कर देगा, जिसे हम कहते हैं डिसॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। और डिसॉर्प्शन के बाद में सरफेस से सारे जो मॉलिक्यूल हैं वो वापस डिफ्यूजन की हेल्प से सरफेस से हट जाएंगे, ठीक है। ओके, चलें आगे। अब देखो यहाँ इस एग्जाम्पल को देखें और आपको थोड़ा बेटर समझ में आ जाएगा इस डायग्राम से। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो डायग्राम है इसमें ये हमारे पास कैटलिस्ट का सरफेस है, ठीक है। इस कैटलिस्ट के सरफेस में आप देखिए हमारे पास में ये फ्री वैलेंसीज आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है ना। ये इस तरह से ये फ्री वैलेंसीज नज़र आ रही हैं आपको यहाँ पर। तो जो ए और बी जो हैं उनको हम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कंसीडर कर रहे हैं।
सबसे पहले आप देख रहे हैं कि एड्जॉर्प्शन की हेल्प से जो ए और बी मॉलिक्यूल हैं उस कैटलिस्ट के सरफेस पर आते हैं और वहाँ पर उसके साथ में बाइंड हो जाते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ए और बी यहाँ पर बाइंड हो गए हैं। अब ये एज ए रिएक्टेंट बाइंड हुए हैं। ठीक है, डिफ्यूजन की हेल्प से सरफेस पर आए और यहाँ पर बाइंड हो गए और बाइंड होने के बाद में ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, ए और बी अब आपस में कंबाइन होकर के इन्होंने प्रोडक्ट बना लिया है। अब प्रोडक्ट बनने यहाँ देखें, यहाँ प्रोडक्ट बना लिया है इन्होंने। ठीक है, अब प्रोडक्ट बनाने के बाद प्रोडक्ट की एफिनिटी जो है इसके साथ काफ़ी ज़्यादा नहीं होती है, तो प्रोडक्ट सरफेस को छोड़कर जाने लगते हैं, जिसे हम कहते हैं डिसॉर्प्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिर डिसॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, और डिसॉर्प्शन की हेल्प से ए और बी जो है वो कैटलिस्ट के सरफेस से बाहर निकल गए हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस इस तरह से हुआ है कि पहले रिएक्टेंट कैटलिस्ट के साथ कंबाइन होकर के इंटरमीडिएट बनाया। इंटरमीडिएट में ए और बी जो है उनकी एफिनिटी कम है तो रिमूव हो गए और आपके पास ए बी अलग हो गए और कैटलिस्ट अलग हो गए। तो कैटलिस्ट की जो फ्री वैलेंसीज थी वो वापस से जनरेट हो गई है। तो ये एक कैटलिस्ट जो है वो केवल ऐसा नहीं है कि एक ही रिएक्टेंट के साथ में रिएक्ट करेगा या कंबाइन होगा। ये ए बी को मतलब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के बाद इसकी वैलेंसीज जो है वो वापस से फ्री हो जाती हैं। फ्री होकर के वापस से कंबाइन हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे चल। ओके, नाउ लेट्स सी इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिसिस। अब सॉलिड कैटलिस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर की बात करते हैं हम। सबसे पहले हम बात करें एक्टिविटी की। देखिए, एक्टिविटी से मेरा क्या मतलब है? एक्टिविटी से यहाँ मतलब है कि जो कैटलिस्ट जो है वो जब रिएक्टेंट के साथ में कंबाइन होते हैं या कीमियो एब्जॉर्प्शन होता है तो उस समय जो रिएक्टेंट है उनके साथ में रिएक्टेंट जो है वो कैटलिस्ट के साथ में, ध्यान रखना, इतना स्ट्रांगली कंबाइन नहीं होने चाहिए। ठीक है, कि वो उनके सरफेस से बिल्कुल इमोबिलाइज हो जाएं और दूसरे रिएक्टेंट के लिए स्पेस ही नहीं छोड़े। ठीक है ना, तो वो इस तरह से कंबाइन होने चाहिए कि प्रोडक्ट बनने के बाद में वो सब सरफेस से रिमूव हो जाए। तो ये चीज़ ध्यान रखें। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे द कैटालाइटिक एक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं वो इंक्रीज़ होती है ग्रुप 5 से लेकर के ग्रुप 11 तक। हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी? हम यह बात कर रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो मेटल्स होते हैं ग्रुप 5 से ग्रुप 11 तक की बात करें तो इनकी जो कैटालाइटिक एक्टिविटी होती है वो इंक्रीज़ होती जाती है 5 से लेकर 11 तक, विद मैक्सिमम एक्टिविटी बीइंग शोन बाय ग्रुप 7 एंड 9। ग्रुप 7 और 9 वाले जो होते हैं मैक्सिमम कैटालाइटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं और कैटलिस्ट की तरह काम में आते हैं। और जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि जैसे H2O2 जब वाटर में कन्वर्ट होते हैं तो प्लैटिनम वहाँ कैटलिस्ट की तरह काम में आ रहा है। ठीक है, इसकी कैटालाइटिक प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद आती है सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी में देखिए, द सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट इज इट्स एबिलिटी टू डायरेक्ट अ रिएक्शन टू यील्ड पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेलेक्टिवली। मतलब जो आपके पास कैटलिस्ट है उनकी वो एबिलिटी जो किसी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट से जुड़ करके उसको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में सेलेक्टिवली प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करें। व्हेन अंडर द सेम रिएक्शन कंडीशंस मैनी प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल। सेलेक्टिविटी ऑफ डिफरेंट कैटलिस्ट्स फॉर सेम रिएक्टेंट इज़ डिफरेंट। मतलब जो कैटलिस्ट होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, एक स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए काम में आते हैं। दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर के डिफरेंट कैटलिस्ट के साथ में डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर आप यहाँ देखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ अगर निकल की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, ठीक है, तो ये किसकी फॉर्मेशन कर रहा है? मीथेन और वाटर की। जबकि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है कॉपर और जिंक ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो वो मिथाइल अल्कोहल बना रहा है। सेम रिएक्शन में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है कॉपर की प्रेजेंस में, तो फॉर्मेल्डिहाइड बना रहा है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि रिएक्टेंट तो आपके पास सेम ही है, लेकिन कैटलिस्ट चेंज होता जा रहा है और कैटलिस्ट के चेंज होने से यहाँ प्रोडक्ट जो है वो चेंज हो गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना, कैटलिस्ट जो है वो प्रोडक्ट को भी डिसाइड कर देता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। और हाईली सेलेक्टिव होते हैं, नेचर से हाईली सेलेक्टिव होते हैं। और एज ए रिजल्ट द सब्सटेंस विच एक्ट एज कैटलिस्ट इन वन रिएक्शन में फेल टू कैटलाइज अनदर रिएक्शन। मतलब एक रिएक्टेंट जो एक रिएक्शन में तो कैटलिस्ट का काम कर रहा है, तो दूसरे रिएक्शन में हो सकता है कि वो फेल हो जाए कैटलिस्ट का काम करने में, वो कैटलिस्ट का काम नहीं करे। तो ये कैसे होते हैं? सेलेक्टिवली होते हैं या कहीं स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे
शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट बाय जियोलाइट। तो देखिए जियोलाइट का नाम आपने सुना होगा, 11th स्टैंडर्ड में भी आपने जियोलाइट के बारे में पढ़ा होगा। एक्चुअली क्या होता है इसको समझते हैं हम। जो कैटालाइटिक रिएक्शंस होती हैं वो डिपेंड करती हैं कि जो कैटलिस्ट के अंदर पोर्स हैं उनका साइज कितना है और रिएक्टेंट का साइज कितना है, प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स का साइज कितना है। ठीक है, तो यानी जो रिएक्शन, जो कैटालाइटिक रिएक्शन जो है वो कैटलिस्ट के साइज, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइज पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम कहते हैं शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस। तो जियोलाइट एक टर्म आती है, जियोलाइट जो है वो खुद एक शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं। उसका रीज़न है क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो हनी बी की तरह होता है। जैसे आपने हनी बी देखा होगा, उसमें होल्स होते हैं, खूब सारे पोर्स होते हैं, ठीक है ना, माइक्रो पोर्स होते हैं। तो जो ये आपके पास जियोलाइट है, जियोलाइट में भी बहुत से पोर्स होते हैं। और एक्चुअली जियोलाइट क्या है, देखो जियोलाइट जो होता है एल्यूमिनो सिलिकेट विद 3 डायमेंशनल नेटवर्क सिलिकेट इन विच सिलिकॉन एटम आर रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम एटम। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास सिलिका होती है ना, बहुत अच्छी तरह समझना, सिलिका SiO2, उसमें थोड़ा सा हम एल्यूमिना ऐड करते हैं। जब हम एल्यूमिना ऐड करेंगे तो सिलिका में SiO2 में जैसे ही आप Al2O3 को ऐड करेंगे तो सम ऑफ द प्लेसेस ऑफ Si विल बी ऑक्यूपाइड बाय Al। तो कुछ जगह Al ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, एल्यूमिनो सिलिकेट बोलेंगे। अब इसे एल्यूमिनो सिलिकेट कहेंगे। और ये जो हमारे पास में मॉलिक्यूल्स होते हैं जो जिसे हम एल्यूमिनो सिलिकेट कहते हैं, इसको AlOSi फ्रेमवर्क भी कहा जाता है। अब इनमें होने वाली जो रिएक्शंस होती है वो ध्यान रखें, ये डिपेंड करती है कि इनमें जो पोर्स का साइज है, उनका शेप है, ठीक है ना, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल का क्या शेप है, क्या साइज है, उस पर डिपेंड करेगी ये। ठीक है, इसके अलावा ये जो हमने कहा जियोलाइट्स होते हैं, ये नेचर में भी मिलते हैं हमें, और साथ ही साथ इन्हें सिंथेसाइज भी किया जाता है कैटालाइटिक सेलेक्टिविटी के लिए। जियोलाइट्स आर बीइंग वेरी वाइडली यूज्ड इन कैटालिस्ट इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसका यूज़ किया जाता है फॉर क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन के क्रैकिंग के लिए, एंड आइसोमेराइजेशन के लिए। जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको एक तरह से हीट करके और दूसरे छोटे हाइड्रोकार्बन्स में उनको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, और या फिर आइसोमेराइजेशन किया जाता है जिसमें एक तरह का जो आपके पास हाइड्रोकार्बन है उसको दूसरे तरह के सेम मॉलिक्यूलर मास वाले हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट किया जाता है। अब इसके एग्जाम्पल में अगर हम देखें, जियोलाइट कैटलिस्ट का जो एग्जाम्पल है जो हम पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर काम में आता है, और वो है हमारे पास ZSM5। ये क्या करता है, अल्कोहल को गैसोलीन में कन्वर्ट कर देता है बाय डिहाइड्रेटिंग देम टू गिव अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अल्कोहल को गैसोलीन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अच्छा एग्जांपल है, इसको ध्यान रखें। ओके, और एक चीज़ और, ये जो एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं ना, इनमें बेटा ध्यान रखना वाटर के मॉलिक्यूल क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टलाइन वाटर की फॉर्म में होते हैं। और जब इसको हीट किया जाता है तो हीट करने पर ये क्या करता है कि जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो इवेपोरेट हो जाएंगे। तो जो बीच में जहाँ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था उनका स्पेस खाली हो जाएगा, वहाँ पोर्स बन जाएंगे, और इसी वजह से ये शेप सेलेक्टिवली हो जाते हैं ना, इनके पोर्स के साइज के अकॉर्डिंग। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर है। ये हो गया हमारा एल्यूमिनो सिलिकेट्स। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं एंजाइम्स की, एंजाइम कैटालिसिस। अब देखो, एंजाइम कैटालिसिस को समझने से पहले आप ये समझें कि एंजाइम क्या होता है। ठीक है, जैसे जो कैटलिस्ट रिएक्शंस में काम में आते हैं उनका काम क्या होता है कि रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करना और खुद अनअफेक्ट रहना। ऐसे ही जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं या ह्यूमन बॉडी में, एनिमल्स में होने वाली जो रिएक्शंस होती हैं, उनमें जो सब्सटेंस कैटलिस्ट का काम करेगा उसे हम बायोकैटलिस्ट या एंजाइम कहेंगे। तो मोस्टली क्या होता है कि ये जो एंजाइम होते हैं ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या है, एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं मोस्टली, जैसे मैंने कहा प्रोटीन होती है, और ये एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं।
They are actually protein molecule of high molecular mass from colloidal solution in water. They are very effective catalysis. बहुत effective catalysis होते हैं और catalyst होते हैं and catalyze numerous reaction. बहुत सारी रिएक्शन को ये catalyze करते हैं, especially those connected with natural process, यानी बॉडी में होने वाली जो नेचुरल प्रोसेस में होने वाली रिएक्शंस है उसको कैटलाइज करते हैं। न्यूमरस रिएक्शंस दैट ऑकर इन बॉडीज of animal and plant to maintain the life process are catalyzed by enzyme। ठीक है, एंजाइम जो होते हैं इन्हें बायोकेमिकल कैटलिस्ट भी कहते हैं और जो फिनोमिना है, ठीक है, उस फिनोमिना को हम कहते हैं बायोकेमिकल कैटालिसिस। बहुत से एंजाइम्स ऐसे हैं जो प्योर क्रिस्टलाइन स्टेट के अंदर उनको ऑब्टेन किया जा सकता है। ठीक है, फिर भी जो फर्स्ट एंजाइम जिसको सिंथेसाइज किया गया था लैब के अंदर 1969 के अंदर, मतलब सबसे पहला एंजाइम जो था 1969 में सिंथेसाइज किया था लैब में। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं जिसमें हम देखेंगे एंजाइम किस तरह से रिएक्शन को कैटलाइज करता है। ठीक है, जैसे सबसे पहला इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर। अगर हमारे पास कैन शुगर है, ठीक है, जिसे हम सुक्रोज भी कहते हैं, अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो जो इन्वर्टेज नाम का एंजाइम है, ध्यान रखना, इन्वर्टेज नाम का जो एंजाइम है ये इसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिकम्पोज कर देता है। दूसरा, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल। अगर ग्लूकोज को आप जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो ये इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसी तरह से अगर आपके पास स्टार्च है और स्टार्च को आप डाइस्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में रखते हैं तो वो स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। तो ये जो है सारे एंजाइम्स जो हैं ये कैटलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पर। इसी तरह से माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जा सकता है। आप देख सकते हैं माल्टोज और सुक्रोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम होता है, बेटा ध्यान रखना। तो माल्टेज एंजाइम जो है इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। सिमिलरली यूरिया जो है, ठीक है, यूरिया जो है वाटर से रिएक्शन करेगा, यूरिएज एंजाइम की प्रेजेंस में अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारे स्टमक की बात करें तो स्टमक में पेप्सिन एंजाइम होता है जो हमारे बॉडी में प्रोटीन जो होती है उसको, ठीक है, क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। देखो, इन स्टमक द पेप्सिन एंजाइम कन्वर्ट प्रोटीन इनटू पेप्टाइड, वाइल इन इंटेस्टाइन द पैनक्रिएटिक ट्रिप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो तो इसको बहुत अच्छी तरह से बायो के अंदर पढ़ते हैं, सारे एंजाइम्स के बारे में उन्होंने पढ़ रखा है। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं आती है। ओके, देन कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। आप देखो मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट होना ये भी एक कैटालाइटिक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, एंजाइमेटिक रिएक्शंस ब्रॉट अबाउट बाय लैक्टोबैसिलस एंजाइम। एक एंजाइम होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, लैक्टोबैसिलस। तो ये जो लैक्टोबैसिलस एंजाइम है, ध्यान रखना बेटा, ये लैक्टोबैसिलस एंजाइम जो है ये कर्ड में प्रेजेंट होता है, जो मतलब मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट में आपको दे दिया गया है टेबल, तो इस टेबल को आप अच्छी तरह से देख लें और इसे लर्न करें। ठीक है, एंजाइमिक रिएक्शंस क्या है, सोर्स क्या है और एंजाइम का नाम क्या है यहाँ पर। ठीक है, अब हम जरा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या है, हाईली एफिशिएंट। इतने ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं एंजाइम की, एक मॉलिक्यूल जो होता है एंजाइम का, वो ध्यान रखना 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं रिएक्टेंट के उनको पर मिनट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। इतने ज़्यादा एफिशिएंट होता है। हाईली स्पेसिफिक होता है, मतलब ये जो एंजाइम्स होते हैं, हम ये कहें कि एक एंजाइम जो है वो एक पर्टिकुलर रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है तो वो दूसरे को कैटलाइज करे कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देखिए जो यूरिएज एंजाइम है, ठीक है ना, जो यूरिएज एंजाइम है वो कैटलाइज करता है यूरिया वाली रिएक्शन को, लेकिन अगर इसको मैं एमाइड का हाइड्रोलिसिस के लिए काम में लूँ तो ये काम नहीं करेगा। यानी एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ही काम में आता है, हर जगह काम में नहीं आएगा। दूसरा आता है हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम हो, सुटेबल हो, तो उस कंडीशन में ये हाईली एक्टिव होते हैं। ठीक है, जो रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन है ये एक डेफिनेट टेम्परेचर पर मैक्सिमम होती है, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, ऑन आइदर साइड ऑफ ऑप्टिमम टेम्परेचर, यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा या ऑप्टिमम टेम्परेचर से कम,
इनकी जो एक्टिविटी होती है वो हैम्पर्ड हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो इसकी जो रेंज होती है बेटा ऑप्टिमम टेम्परेचर की, इसको भी ध्यान रखें, 298 से 310 केल्विन, यानी 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ठीक है, नहीं सॉरी 25 से लेकर के और 37 तक। ठीक है, 37 तक इनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ओके, तो हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी लगभग कितना रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उस पर सारी रिएक्शन अच्छी तरह से परफॉर्म होती है। और जिस तरह से टेम्परेचर ऑप्टिमम होना चाहिए, वैसे ध्यान रखना इनकी एक्टिविटी के लिए जो पीएच है, पीएच की वैल्यू भी फिक्स होनी चाहिए। 5 से 7 पीएच रेंज के अंदर ये ऑप्टिमम ये इनकी पीएच है और इस पर ये अपनी सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंक्रीजिंग एक्टिविटी इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर्स, अगर एक्टिवेटर्स या को एंजाइम्स प्रेजेंट हो तो इनकी एक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। जिस तरह से कैटलिस्ट के अंदर हमने बात की थी, कैटलिस्ट एक्टिवेटर होते हैं। ठीक है, ओके, एंजाइमिक एक्टिविटी इज इंक्रीज्ड in the presence of certain substance known as coenzyme. ठीक है, it has been observed that when a small known protein vitamin is present along with the enzyme, the catalytic activity is enhanced considerably. ठीक है, जब अगर known प्रोटीन या जिसको हम कहें विटामिन जो होते हैं वो अगर प्रेजेंट हो तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको एनहांस कर देते हैं। एक्चुअली ये जो एक्टिवेटर्स होते हैं वो मोस्टली मेटल आयंस होते हैं। ठीक है, जैसे पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, मैग्नीज आयन, कोबाल्ट आयन, कॉपर आयन, ये एक्टिवेटर का काम करते हैं। तो ये जो मेटल आयंस हैं, ठीक है, ये वीकली बॉन्ड हो जाते हैं एंजाइम मॉलिक्यूल से और उनकी जो कैटालाइटिक एक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर देते हैं। जैसे एमाइलेज है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड की प्रेजेंस के अंदर जो ये एमाइलेज है ये क्या करता है, एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, चलिए आगे चलें। इसके बाद इन्फ्लुएंस ऑफ इनहेबिटर्स एंड पॉइजन्स, जैसे कैटलिस्ट के लिए इनहेबिटर और पॉइजन्स होते हैं वैसे ही ध्यान रखें एंजाइम के लिए भी होते हैं। ठीक है, लाइक ऑर्डिनरी कैटलिस्ट, एंजाइम्स आर आल्सो इनहेबिटेड और पॉइजन्ड बाय प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। इनहेबिटर्स और पॉइजन्स इंटरेक्ट विद एक्टिव फंक्शनल ग्रुप ऑन द एंजाइम सरफेस एंड ऑफन reduce or completely destroy the catalytic activity of enzyme. The use of many drugs is related to the action as enzyme inhibitor in the body. अब एक्चुअली क्या होगा कि ये जो कुछ ऐसे सब्सटेंस जो कि एंजाइम के सरफेस से बाइंड होकर के या तो उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं या उनकी जो कैटालाइटिक एक्टिविटी होती है उसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, उन्हें हम पॉइजन या इनहेबिटर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने बता ही दिया। अब जरा अपन एंजाइम का मैकेनिज्म और समझ लें कि एंजाइम किस तरह से वर्क करता है। देखिए, हमें पता है कि देयर आर नंबर ऑफ कैविटीज़ प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। कोलाइडल पार्टिकल के सरफेस के ऊपर एंजाइम का जो कोलाइडल पार्टिकल होता है उसके सरफेस के ऊपर बहुत सारी कैविटीज़ होती हैं, खाली जगह होती हैं। दीज कैविटीज़ आर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक शेप एंड पॉजेस एक्टिव ग्रुप। उसके अंदर एक पर्टिकुलर शेप होता है और वहाँ पर कुछ एक्टिव ग्रुप्स भी होते हैं, जैसे NH2 हुआ, एमाइड ग्रुप हुआ, एमिनो ग्रुप हुआ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, SH ग्रुप है, OH ग्रुप है, इस तरह के ग्रुप हो सकते हैं। तो ये जो जहाँ पर ये ग्रुप मिलते हैं हमें, है ना, ध्यान रखना, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव सेंटर कहते हैं। एंजाइम के सरफेस के ऊपर एक्टिव सेंटर है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट या जिसको हम सबस्ट्रेट कह रहे हैं, विच हैव कॉम्प्लीमेंट्री शेप फिट इनटू दिस कैविटीज़ जस्ट लाइक की फिट इनटू द लॉक। जैसे चाबी ताले में फिट हो जाती है वैसे ही सबस्ट्रेट जो है, सबस्ट्रेट के सरफेस के ऊपर इस तरह से यहाँ कैविटी बनी रहती है और जो हमारे पास एंजाइम है, ठीक है, वो एंजाइम उसी के कॉम्प्लीमेंट्री बना होता है, उसी के अनुरूप उसका शेप होता है और बिल्कुल जैसे की लॉक में फिट हो जाती है वैसे वो एंजाइम जो है वो कैटलिस्ट उसमें सबस्ट्रेट में जाकर के फिक्स हो जाता है ऑन अकाउंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव ग्रुप। और जैसा हमने कहा कि उसके अंदर एक्टिव ग्रुप लगे हुए रहते हैं, ये एक्टिव ग्रुप की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर इनके बीच में ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है
जो बाद में डिकम्पोज होकर के प्रोडक्ट बना देता है। जैसे आप देखो यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ये जो की है, ठीक है, तो की को तो हम एंजाइम कंसीडर कर रहे हैं और एस जो है वो सबस्ट्रेट है। तो सबस्ट्रेट के अंदर आप देखो यहाँ पर जो इसके अंदर एक शेप दिया गया है, ठीक है, ये शेप जो दिया गया है इसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर की के अंदर भी शेप है, ठीक है। और जब ये एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में कंबाइन होंगे तो ES है ना, तो इसको एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। अब ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है इसकी एनर्जी हाई होती है, ध्यान रखना, तो ये स्टेबल कम होता है और एफिनिटी भी नहीं रखता। तो ये जो सबस्ट्रेट है वो क्या करेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए ये 2 प्रोडक्ट बन गए हैं आपके पास और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होकर के इससे सेपरेट हो जाएगा क्योंकि एफिनिटी नहीं है उसके साथ में उसकी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। और यहाँ देखो आपको इस प्रोसेस में भी दिखाया गया कि 2 स्टेप में कंप्लीट होती है ये रिएक्शन। पहले स्टेप में क्या हुआ है कि बाइंडिंग ऑफ एंजाइम टू सबस्ट्रेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया उन्होंने, ES बनाया, और दूसरे स्टेप में ES जो है वो डिकम्पोज हो गया और उसको प्रोडक्ट में E और P में कन्वर्ट हो गया है, एंजाइम और वापस से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टेक्निकल कैटालाइटिक प्रोसेस आर लिस्टेड। तो यहाँ पर कुछ कैटालाइटिक प्रोसेस दिए गए हैं इस टेबल के अंदर, ठीक है, जहाँ पर कैटलिस्ट की तरह ये काम कर रहे हैं। तो इनको बेटा आप देख लेंगे, जनरल चीज़ है ये, ठीक है, हम ऑलरेडी इनके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन पर, ठीक है। चलिए कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करेंगे हम। देखिए कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो एक्चुअली में कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो एक हेट्रोजीनियस सिस्टम है, ठीक है। कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइड क्या है, एक हेट्रोजीनियस सिस्टम है इन विच सबस्ट्रेट इज डिस्पर्स्ड एज वेरी फाइन पार्टिकल इन अनदर सब्सटेंस कॉल्ड डिस्पर्शन मीडियम। चलो इसको समझाने से पहले मैं आपको एक और बात बताता हूँ। एक्चुअली जो है बेटा सॉल्यूशन को हम ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। एक तो वो सॉल्यूशन होता है जिसमें आपने सॉल्यूट को जब सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया तो आपके पास में होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा, यानी सॉल्यूट के पार्टिकल आपको सॉल्वेंट में दिखाई नहीं देंगे, पूरी तरह से मिसिबल होंगे, पूरी तरह से सॉल्युबल होंगे, जिसे हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। फिर एक आता है जिसमें कोलाइडल पार्ट, जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज इतना बड़ा होता है कि वो ग्रेविटी की वजह से बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं अगर थोड़ी देर हम उन्हें रखें तो, उसे हम सस्पेंशन कहते हैं। अब इन दोनों के बीच की एक स्टेज आती है कि साइज इतना बड़ा है कि सस्पेंशन से तो ग्रेटर है, सस्पेंशन के पार्टिकल से तो ग्रेटर है, और ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल से, सस्पेंशन के पार्टिकल से तो छोटा है, और ट्रू सॉल्यूशन के जो सॉल्यूट पार्टिकल है उनसे बड़ा है। इस पर ग्रेविटी का इफेक्ट तो पड़ेगा, लेकिन इनमें क्या कुछ मूवमेंट होता है आपस के अंदर, इनके अंदर ब्राउनियन मूवमेंट होता है। उस ब्राउनियन मूवमेंट की वजह से ये सेटल डाउन नहीं होते, ठीक है। और ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन भी कह देते हैं, कोलाइड भी कह देते हैं, है ना। एक बार अपन इसको ना बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं, आई थिंक इट विल बी मच बेटर। देखिए वी हैव लर्नड इन यूनिट सेकंड, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में आपने सॉल्यूशन होमोजीनियस सिस्टम के बारे में पढ़ा। वी आल्सो नो दैट द सैंड इन वाटर व्हेन स्टीयर्ड गिव अ सस्पेंशन, कि हम जब पानी के अंदर रेत को मिला देते हैं, ठीक है, तो सस्पेंशन बनाता है, विच स्लोली सेटल डाउन विद टाइम, जो टाइम के साथ साथ सेटल डाउन हो जाता है नीचे। तो बिटवीन द 2 स्ट्रीम्स ऑफ सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन we come across a large group of system called colloidals and dispersion and simply collide। तो जैसा मैंने अभी बताया था कि ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की एक स्टेज आती है जिसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइड कहते हैं। तो यहाँ हम कोलाइड की डेफिनेशन देख रहे थे कि कोलाइड जो है एक हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है। हेट्रोजीनियस क्यों, क्योंकि उसके अंदर यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती है, ठीक है, जिसमें एक सब्सटेंस डिस्पर्स्ड फेज है और दूसरा डिस्पर्शन मीडियम है। इसको और समझना बेटा, जो ये डिस्पर्स फेज है, ठीक है, जो ये डिस्पर्स फेज है, इस डिस्पर्स फेज से मेरा मतलब क्या है, डिस्पर्स फेज से मेरा मतलब है, यहाँ पर आप यूँ समझ लें, सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट को मैं डिस्पर्स फेज कह रहा हूँ। और जो ये डिस्पर्शन मीडियम है,
इस डिस्पर्शन मीडियम से मेरा क्या मतलब है, इससे मतलब है सॉल्वेंट, ठीक है, इससे मतलब है मेरा सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हो गई हैं। जो सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा कोलाइडल सॉल्यूशन में उसको तो हम कहेंगे डिस्पर्शन मीडियम, मीडियम भी लिखा हुआ है इसमें तो पता चल रहा है हमें। और दूसरा सॉल्यूट के पार्टिकल की तरह जो बिहेव करेगा वो हो जाएगा हमारे पास में डिस्पर्स्ड फेज। इन दोनों से मिलकर के कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन एंड कोलाइड इज़ दैट, अब दोनों के बीच में जो एसेंशियल डिफरेंस है वो क्या है। एसेंशियल डिफरेंस है इनका साइज। अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो आयंस की फॉर्म में होते हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होते हैं। जबकि अगर हम कोलाइड की बात करते हैं तो इसमें जो डिस्पर्स फेज होते हैं वो बनी होती है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स तो होते हैं, जैसे प्रोटीन के पार्टिकल हैं, ठीक है, सिंथेटिक पॉलीमर हो सकता है, या एग्रीगेट छोटे एटम्स जो एग्रीगेट होकर के आपस में मिलकर के एक बड़ा पार्टिकल बनाते हैं या बड़ा आयन बनाते हैं, उस फॉर्म में हो सकते हैं। तो इनका जो साइज होता है, ध्यान रखना, कोलाइडल जो पार्टिकल्स होते हैं इनका जो साइज होता है सिंपली सस्पेंशन से तो छोटा होगा, लेकिन जो हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल हैं जो आयंस हैं उनसे बड़ा होगा, ठीक है। तो इनकी साइज़ की रेंज क्या होती है, इनकी साइज़ की रेंज होती है 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में, ठीक है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में, ठीक है। तो 1 नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁹ से लेकर के 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है, नेगेटिव में है ध्यान रखना, के बीच में इनका साइज होता है, ठीक। अब हम बात करें आगे तो जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं, ध्यान रखना बेटा, कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं इनका जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि पार्टिकल छोटा है। तो आप जितना छोटा पार्टिकल होगा, ठीक है, आप किसी पर्टिकुलर मास को छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड करते हैं, तो जितने छोटे पार्टिकल होंगे उतना ही उनका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा उसको सब डिवाइड करेंगे उसके हिसाब से उसकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एनॉर्मस सरफेस एरिया होता है, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन का, वो उनकी एड्जॉर्प्शन की जो टेंडेंसी होती है उसको बहुत इंक्रीज कर देता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एड्जॉर्प्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट के। तो अगर कोलाइडल पार्टिकल एड्जॉर्बेंट का काम कर रहे हैं तो इनका सरफेस एरिया तो खूब है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकी क्लासिफिकेशन की। तो कोलाइड्स जो होते हैं इनको क्लासिफाई किया जाता है इन बेसिस पर। पहला, फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। दूसरा, नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। और टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट के ऊपर बेस्ड क्लासिफिकेशन। तो देखिए यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है बेटा, इंपॉर्टेंट टेबल है ये, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत अच्छी तरह तैयार करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि हमारे पास एक तो डिस्पर्स फेज है और एक डिस्पर्शन मीडियम है, ठीक है। अब डिस्पर्स फेज की फिजिकल स्टेट दी हुई है यहाँ पर आपको, और डिस्पर्शन मीडियम की फिजिकल स्टेट दी हुई है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए डिस्पर्स फेज सॉलिड है, डिस्पर्शन मीडियम भी सॉलिड है, तो बनने वाला जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसको आप क्या बोलेंगे, सॉलिड सोल। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए ग्लास या जेमस्टोन, जो कलर्ड ग्लास होते हैं और कलर्ड जेमस्टोन होते हैं, उनमें जो कलर होता है वो डिस्पर्स फेज है, और जो पूरा ग्लास है वो डिस्पर्शन मीडियम है, दोनों सॉलिड फॉर्म में, तो इसलिए वो सॉलिड सोल कहलाएगा। दूसरा, डिस्पर्स फेज मतलब जो सॉल्यूट के पार्टिकल जिसको अपन मान रहे हैं वो सॉलिड है, लेकिन वो सॉलिड किस में डिसॉल्व है, लिक्विड के अंदर। ऐसा कोई एग्जांपल, पेंट हो गया, सेल फ्लूइड्स हो गया, ठीक है। तो पेंट में भी क्या होता है कि जो पेंट के पार्टिकल्स होते हैं वो एक तरह से ऑयली, जो एक सस्पेंशन होता है, ऑयली एक लिक्विड होता है, उसके अंदर डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। और सेल फ्लूइड आपको पता ही है कि सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसमें सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं बहुत सारे, जो सॉलिड फॉर्म में, और लिक्विड के अंदर वो सस्पेंडेड है। नेक्स्ट देखते हैं सॉलिड इन गैस, यानी जो सॉल्यूट का काम कर रहा है वो सॉलिड है और वो गैस में सस्पेंडेड है, जैसे एरोसोल। एरोसोल में आप देखिए स्मोक, डस्ट इसका एग्जांपल हो सकता है। तो स्मोक में क्या होता है कि जो स्मोक के पार्टिकल्स होते हैं, कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, वो एयर में सस्पेंडेड होते हैं।
ठीक है। डस्ट में क्या होता है, जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो भी एयर में सस्पेंडेड होते हैं, तो इसके एग्जांपल हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करें लिक्विड इन सॉलिड, ठीक है। लिक्विड यहाँ पर सॉल्यूट के पार्टिकल का काम कर रहा है जो सॉलिड में प्रेजेंट है, जैसे जेल, ठीक है। जेल इसका एग्जांपल हो सकता है। तो जेल में आप देखो जो चीज़ के पार्टिकल, चीज़ है मतलब उसे हम जेल कहेंगे, और चीज़, बटर और जेली जो है ये इसके एग्जांपल हो सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि लिक्विड सॉलिड में सस्पेंडेड होता है, सॉलिड ज़्यादा है, लिक्विड कम है, जब भी वो जेली या जेल की तरह काम कर रहा है। बटर में भी वही एग्जांपल है। लिक्विड इन लिक्विड की बात करें तो लिक्विड अगर लिक्विड में है और इममिसिबल है, ध्यान रखें इममिसिबल है, पूरी तरह डिज़ोल्व नहीं होगा, डिज़ोल्व हो जाएगा तो फिर वो कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। उसमें छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं, एक लिक्विड की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स दूसरे लिक्विड में सस्पेंडेड होती हैं, उसे हम इमल्शन कहते हैं। जैसे मिल्क, हेयर क्रीम, ये इमल्शन का एग्जांपल है। मिल्क में हम देखते हैं ना फैट पार्टिकल्स जो होते हैं पूरे मिल्क के अंदर सस्पेंडेड होते हैं। लिक्विड इन गैस, तो इसमें आप देखिए लिक्विड इन गैस की अगर हम बात करते हैं तो लिक्विड इन गैस में आपके पास लिक्विड जो है वो तो सॉल्यूट पार्टिकल की तरह काम कर रहा है, और गैस जो है वो आपके पास किसमें क्या काम कर रही है, गैस आपके पास काम कर रही है सॉल्वेंट का। तो एरोसोल इसका एग्जांपल है, फॉग, मिस्ट, क्लाउड, इंसेक्टिसाइड स्प्रे वगैरह। तो क्लाउड में क्या होता है, देखो ये जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वाटर की वो एयर में सस्पेंडेड होती हैं, तो वाटर ड्रॉपलेट्स कोलाइडल पार्टिकल हो गई और वो आपके पास डिस्पर्शन मीडियम हो गया। नेक्स्ट आता है गैस इन सॉलिड, तो गैस के पार्टिकल सॉलिड के अंदर सस्पेंडेड हो, ठीक है। तो इसमें आप देखो रबर है ना, फोम है, स्टोन है ना, प्यूमाइस है, तो ये सब इसके एग्जांपल हो सकते हैं। तो रबर में या फोम देखते हो आप, स्पंज जो आता है उसमें क्या होता है कि बीच में होल्स होते हैं छोटे छोटे, तो उसमें एयर भरी हुई रहती है, ठीक है ना, और पूरा जो फोम है वो क्या है, वो सॉलिड है। तो हम ये कह सकते हैं सॉलिड में गैस भरी हुई है। गैस इन लिक्विड, इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल हो जाएगा फ्रोथ है, वाइप्ड क्रीम है, सोप लेथार है। सोप लेथार मतलब जो साबुन से झाग वगैरह बनते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमें पता है कि जो गैस के पार्टिकल हैं वो तो सोप के उसमें बबल्स की फॉर्म में, छोटे छोटे बबल्स की फॉर्म में, और उसके अंदर वाटर ज़्यादा है, वो बबल्स कम है, ठीक है। तो इस तरह से ये बना लेते हैं। तो एग्जांपल भी ध्यान रखें, साथ में ये भी ध्यान रखें कि टाइप ऑफ कोलाइड क्या है, उसको क्या कहा जाता है। चलिए, तो ये हो गया हमारा यहाँ तक। अब ये और देख लेते हैं, मैनी फैमिलियर कमर्शियल प्रोडक्ट एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स आर कोलाइड्स। एग्जांपल देखो, वाइट क्रीम इज अ फॉर्म, अभी अपन ने बताया, विच इज़ अ गैस डिस्पर्स इन लिक्विड। फायर फाइटिंग फोम्स भी होता है, आपको पता है, यूज्ड इन एट इमरजेंसी, एरोप्लेन, एयरप्लेन लैंडिंग आर आल्सो कोलाइडल सिस्टम। मोस्ट बायोलॉजिकल फ्लूइड्स आर एक्वासोल, ठीक है। और विद इन अ टिपिकल सेल, प्रोटीन, न्यूक्लियाई, एसिड, न्यूक्लिक एसिड आर कोलाइडल साइज पार्टिकल्स डिस्पर्स इन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स। आउट ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ कोलाइड्स जो हमें टेबल में दिए गए हैं, मोस्ट कॉमन आर सोल्स, इनमें सबसे कॉमन सोल्स हैं। सोल्स का मतलब है जो सॉलिड लिक्विड में प्रेजेंट है, सॉलिड के पार्टिकल लिक्विड में प्रेजेंट है, या जेल है, जेल में लिक्विड के पार्टिकल सॉलिड में प्रेजेंट है, या इमल्शन है जो कि लिक्विड में सस्पेंडेड है। हाउएवर इन द प्रेजेंट यूनिट वी शैल टेक अप डिस्कशन ऑफ द सोल्स एंड इमल्शन। लेकिन हम यहाँ इस चैप्टर में दो ही चीज़ों के बारे में बात करेंगे, एक तो सोल के बारे में बात करेंगे, सोल का मतलब सॉलिड पार्टिकल लिक्विड में सस्पेंडेड है, और दूसरा इमल्शन यानी लिक्विड का लिक्विड में कोलाइडल सॉल्यूशन, इसकी बात करेंगे। इट मे बी मेंशन दैट इफ द डिस्पर्शन मीडियम इज वाटर द सोल इज कॉल्ड एक्वा सोल। हाँ, ये चीज़ और ध्यान रखने वाली है बेटा, इसको ध्यान रखें। अगर मान लो हमारे पास डिस्पर्शन मीडियम जो है वो वाटर की फॉर्म में है, ठीक है, डिस्पर्शन मीडियम अगर वाटर है तो सोल को हम क्या बोलेंगे, एक्वा सोल कहेंगे या हाइड्रोसोल बोलेंगे। और अगर डिस्पर्शन मीडियम अल्कोहल है तो हम उसे क्या बोलेंगे, एल्कोसॉल बोलेंगे, ठीक है। बेंजीन है तो बेंजोसॉल बोलेंगे, ठीक है। एयर है तो एरोसोल बोलेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है ना। तो ये यहाँ तक हो गया है। तो आई थिंक अपना जो ये 50 मिनट का वीडियो लेक्चर हो गया है, तो आई थिंक इस वीडियो लेक्चर में अपन इसको इतना ही रखते हैं। नए वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे। एक बार फिर रिमाइंड करा देता हूँ बेटा, यहाँ हम
एनसीईआरटी की जो बुक कवर कर रहे हैं वो लाइन टू लाइन कर रहे हैं ताकि आपको इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। इसका पर्पज़ यही है कि एनसीईआरटी बुक्स जो है वो थोरोली आप अच्छी तरह से इसको पढ़ सकें, क्योंकि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि इसको थोड़ा नेगलेक्ट करते हैं। तो आप इसको लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको एनसीईआरटी बुक्स में कहीं पर कुछ भी नहीं छूटेगा। इनमें से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में, चाहे वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आप इजीली उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं, फिर नई वीडियो के साथ, नए वीडियो लेक्चर के साथ फिर मिलते हैं। ओके, बाय। चलिए, ओके।